अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को 3 क्लस्टर्स में डिवाइड किया गया है, क्लस्टर ए, बी एंड क्लस्टर सी। क्लस्टर ए में जो डिसऑर्डर्स आते हैं वो ऑड और इसेंट्रिक होते हैं। ये लोग ऑड एंड पिकुलर होते हैं, यानी बहुत अजीब बिहेव करते हैं। जबकि क्लस्टर बी में ड्रामेटिक और इमोशनल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। और क्लस्टर सी की अगर बात की जाए तो उसमें एंशियस और फियरफुल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। आज हम जिस डिसऑर्डर की बात करेंगे उसका नाम है पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जो कि क्लस्टर ए का डिसऑर्डर है। मैं फिर एक बात कहूँगी कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के किसी भी डिसऑर्डर को डायग्नोज करने के लिए हमने एज को देखना होता है। एज कम से कम 18 साल या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो लोग होते हैं उनको ये लगता है कि वो बिल्कुल ठीक हैं, उनको किसी भी इलाज की, किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। पैरानॉइड, जिस तरह के नाम से ही जाहिर है, शक करना। ये लोग शक करते हैं बहुत ज़्यादा। शक हमें बाज़ औक़ात बहुत सारी जगहों पे ख़तरे से, डेंजर से बचा लेता है। जो पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के शिकार लोग होते हैं ये बहुत ज़्यादा शक करते हैं। ये छोटी छोटी बात पर शक करते हैं, और जब ये शक बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो इसको हम पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की कैटेगरी में ले आते हैं। ये लोग जो शक करते हैं इसकी वजह से इनकी खुद की लाइफ तो डिस्टर्ब हो ही रही होती है, इसके साथ साथ इनके इर्द गिर्द के जो सर्कल होता है, इनके इर्द गिर्द के लोग होते हैं, वो भी इनके शक करने की आदत की वजह से बहुत डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। ये बहुत छोटी छोटी बात को लेकर शक करते हैं। जिस तरह के अगर कोई नई चीज़ ले ली है, अगर कोई नया घर ले लिया है, नई गाड़ी ले ली है, तो उसको लेकर शक करेंगे कि लोग इसको नज़र लगा देंगे। उसके साथ ये कोई जूता बांध देंगे, या अगर कोई नया घर लिया है तो उसके ऊपर कोई ब्लैक कलर का बर्तन रख देंगे कि इसको नज़र ना लगे। इसके अलावा अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो उनको लगता है कि दूसरे लोग, उनके दूसरे जो कोलीग्स हैं, वो इनके बारे में कोई साजिश कर रहे हैं। और अगर कोई बंदा नापसंदीदा है तो उनको लगता है कि ये बंदा इनके खिलाफ साजिश कर रहा है, इनको जहर मिलाकर कुछ खिला देगा, ये की प्लानिंग कर रहा है, या इनके खिलाफ बातें कर रहा है। इस तरह के छोटी छोटी बातों को लेके ये लोग बहुत ज़्यादा शक करते हैं। तो ये भी लगता है कि दूसरे लोग इन पर कोई जादू टूना वगैरह कर रहे हैं, और इनमें साइकोटिक सिम्टम्स नहीं होती, जिस तरह के हेलुसिनेशंस और इल्यूजन्स वगैरह। डिसऑर्डर का ऑनसेट जो है वो अर्ली एडोलेसेंस में होता है। फीमेल्स के मुकाबले में मेल्स में इस डिसऑर्डर की रेशियो ज़्यादा होती है। अगर सिम्टम्स की बात की जाए कि सिम्टम्स क्या क्या होती हैं इस डिसऑर्डर की, सबसे पहली सिम्टम तो ये है कि इस डिसऑर्डर का शिकार लोग बेबुनियाद शक करते हैं। हर छोटी छोटी बात पर शक करते हैं, करने की कोई वजह नहीं होती। दो लोग खड़े अगर आपस में बात कर रहे हैं तो इनको लगता है कि ये इनके खिलाफ बात कर रहे हैं, इनके खिलाफ कोई साजिश हो रही है, इनको मारने की प्लानिंग हो रही है। और अगर वो लोग इनके जाते ही कोई और बात करें तो इनको लगता है कि मेरे आते ही टॉपिक चेंज कर दिए, ये यकीनन मेरे बारे में ही बात कर रहे थे। ये ज़्यादातर वक्त अकेले रहते हैं, लोगों से घुलते मिलते नहीं हैं। इनको लगता है कि दूसरे लोग इनके साथ सिंसियर नहीं हैं, वफादार नहीं हैं इनके साथ। इवन दैट कि इनको अपने पार्टनर पर भी शक होता है कि वो इनके साथ सिंसियर नहीं है, वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं। हर वक्त ये शक करते रहते हैं अपने पार्टनर पर भी। किसी ने मामूली सी बात भी कर दी तो उसका भी गलत मतलब लेते हैं। उस छोटी सी बात को भले नेक्स्ट पर्सन ने वैसे ही कोई बात की हो, ये उसमें भी उस छोटी सी बात का भी मतलब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि फ़लाँ बंदे ने मुझे बात कही थी, उसके बारे में सोचते रहते हैं और शक करते हैं और गलत मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। अलावा ये लोगों से घुलते मिलते नहीं हैं और अपनी बातें भी दूसरों के साथ शेयर नहीं करते। इनको लगता है, इनको ये शक होता है कि अगर ये किसी के साथ अपनी पर्सनल कोई बात शेयर करेंगे तो बाद में वही बात उनके खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी। इसके अलावा इनको माफ़ करने की आदत नहीं होती। एक छोटी सी बात को बरसों तक याद रहते हैं और अगले बंदे को वो बात सुनाते रहते हैं कि तुमने फ़लाँ टाइम पे मुझे फ़लाँ बात कही थी। इसके अलावा ये आर्गुमेंटेटिव होते हैं, बहुत जल्दी एक्शन ले लेते हैं। इनको ये लगता है कि अगला पर्सन जो है वो इनकी रेपुटेशन ख़राब करना चाह रहा है, और ये इस बात को लेके बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। इनको बिना किसी बुनियाद के शक होते हैं, और इनके बिलीव्स और डिल्यूजन में अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए तो हम कह सकते हैं कि डिल्यूजन जो होते हैं वो फर्म और फिक्स बिलीव होते हैं। इनको अगर एविडेंस भी प्रोवाइड किया जाए तो इनके बिलीव्स को चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स वाले पर्सन जो होते हैं, गाइड किया जाए, समझाया जाए तो इनके बिलीव्स को चेंज किया जा सकता है।
कॉजेज़ की अगर बात की जाए कि कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, डिसऑर्डर की कोई एक्चुअल कॉज नहीं पाई जाती, इनमें भी रिस्क फैक्टर्स होती हैं जो कि पाए जाते हैं। फैक्टर्स बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल हो सकते हैं। डिसऑर्डर इनहेरिटेड भी हो सकता है, यानी अगर फैमिली में किसी पर्सन को कोई साइकोटिक डिसऑर्डर है या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में अगर किसी को कोई मेंटल डिसऑर्डर है तो इस पर्सन को ये मेंटल डिसऑर्डर होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, यानी अगर बचपन में कोई ट्रॉमा वगैरह, कोई स्ट्रेस गुजरा हो या अब्यूसिव बिहेवियर या फिजिकल अब्यूज़ हुआ हो उस पर्सन के साथ, तो भी अडल्टहुड में जाकर उसके साथ ये डिसऑर्डर हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती हैं इस डिसऑर्डर में? कॉम्प्लिकेशंस ये आ सकती हैं कि इस डिसऑर्डर का शिकार जो लोग होते हैं उनकी अपनी लाइफ तो डिस्टर्ब हो ही रही होती है बेबुनियाद शक की वजह से, लेकिन इनके इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग होते हैं उनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। ये लोग अपने साथ रहने वालों की ज़िंदगी भी अजीरन कर देते हैं। इसके अलावा इनकी सोशल लाइफ भी डिस्टर्ब होकर रह जाती है, किसी से घुलते मिलते नहीं हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। अगर कोई नेक्स्ट पर्सन कोई बात करे तो उस पर इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और एग्रेशन की वजह से ये ज़्यादातर लीगल मैटर्स में पड़े रहती हैं। अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ये लोग बहुत कम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, क्योंकि इनको हर वक्त शक करने की आदत है। इनको ये लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है, इनको किसी भी इलाज की, किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये डॉक्टर के पास चले भी जाएं तो डॉक्टर के किसी भी ट्रीटमेंट प्लान को फॉलो नहीं करते और डॉक्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि ये किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करते। और अगर साइकोथेरेपीज़ की बात की जाए तो इस डिसऑर्डर में बीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जनरल कोपिंग स्किल्स को इन्हेंस करने पर काम किया जाता है, सेल्फ इस्टीम को इम्प्रूव किया जाता है। और अगर ये पर्सन एंजाइटी या डिप्रेशन के फेज से भी गुजर रहा है तो साइकेट्रिस्ट इनको एंटी एंजाइटी और एंटी डिप्रेसेंट भी रेकमेंड करते हैं। CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में इनके डिस्टॉर्टेड थॉट्स एंड बिलीव्स को चेंज करने में हेल्प मिलती है, जिससे इनकी सस्पिशियसनेस यानी शक करने की आदत कम होती है, इनकी सोशल इंटरेक्शन भी इम्प्रूव हो जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।